नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत लेसन नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने भाग 11 तक पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज हम भाग 12 पढ़ेंगे। बॉर्डर के हिसाब से ये अंतिम भाग होगा और कंपटीशन के लिए हम अगले भाग में क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो हमने जो पिछले भाग में अभी तक मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़े हैं, वो क्वेश्चन है अपने पास अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि किन्हें कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य को प्रथम कोटि के लिए अर्धाविकल का व्यंजक, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक या इसके दर स्थिरांक के लिए व्यंजक ज्ञात करना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज हम अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, आज का क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन की बात करने से पहले हमने जो सक्रियण ऊर्जा पढ़ा था, देहली ऊर्जा पढ़ा था, उसके ग्राफ वगैरह पढ़ा था, हमने ग्राफ वगैरह बनाया था। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें जो हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था, उसमें हम अलग अलग तरीके से दर्शा रहे थे। इसको सक्रियण ऊर्जा कह रहे थे, इसको ऊर्जा रोधिका या ऊर्जा अवरोध कह रहे थे, यहाँ पे जो ऊर्जा थी उसको अलग तरीके से दर्शा रहे थे। तो हम उसको एक सूत्र के रूप में समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन देंगे और उसमें कोई नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि -213 किलो जूल, इस तरह से, या फिर 220 इस तरह से। यहाँ पे ये जो मान है वो किसका मान रहेगा, डेल्टा एच का मान रहेगा, धनात्मक है या ऋणात्मक है। और विशेषकर नीट जैसी एग्जाम के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन दे सकते हैं वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है, इस तरह से दे देगा। या तो फिर इसका मान और इसका मान देगा और इसके आधार पे यहाँ पे और यहाँ पे मान रखकर हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान जो उत्तर आता है, वो उत्तर क्या वह ऋणात्मक है। यदि वह ऋणात्मक है तो अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अगर उत्तर जो आता है, इसका मान देंगे, इसका मान देंगे, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की ऊर्जा, इसको बोलेंगे अभिक्रिया की ऊर्जा। और आगे जो मान है अपने पास EF और ER, उसमें EF जो है उसको बोलेंगे उत्पाद की ऊर्जा, इसको बोलेंगे उत्पाद की ऊर्जा। और ये जो HR है उसको बोलेंगे अभिकारक की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा दे दी जाती है और उत्पाद की ऊर्जा दे दी जाती है। उनकी ऊर्जा दे दी जाएगी तो हमको क्या करना है, इस सूत्र में मान रखना पड़ेगा। और इस सूत्र में मान रखने के बाद हमारे पास उत्तर किस प्रकार से आ रहा है, धनात्मक वाला आ रहा है या ऋणात्मक वाला आ रहा है। नंबर से हमको मतलब नहीं है। कभी ऐसा भी आ जाए कि नंबर भी पूछा जाए तो फिर नंबर हल करके बताना पड़ेगा, लेकिन इसका और इसका मान देके वो ऑप्शन दे दिया जाएगा। अभिक्रिया उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी मतलब उसमें उष्मा बाहर निकलेगी, उष्मा शोषी मतलब उसमें उष्मा अंदर प्रवेश करेगी। तो उसका मान हम सीधे सीधे बताएंगे और सीधे सीधे याद रखेंगे। अगर हल करने जैसा होगा तो हल करेंगे, अगर हल करने जैसा नहीं है तो हमको सीधे याद रखना है कि अगर ऋणात्मक है तो उष्मा क्षेपी और अगर धनात्मक उत्तर आता है तो उष्मा शोषी। तो सबसे पहले आप इस सूत्र को लिख लेंगे।
उसके बाद सूत्र को लिखने के बाद जो अपन ने पढ़ा था उसके बाद में हमने अंतर वंतर पढ़ा था, उसके बाद में नोट करके आप अगला भाग पढ़ेंगे तो वहां पे आप लिखेंगे नोट बना के ये लिखा। उसके बाद में उसके नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमको इस सूत्र के आधार पे हमको याद कैसे रखना है कि यदि डेल्टा एच, एक मिनट इसको मैं थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूं, जहां डेल्टा एच बराबर अभिक्रिया उष्मा एच एफ क्या है यहाँ पर, अंतिम उत्पाद की ऊर्जा, अंतिम उत्पाद की ऊर्जा एच आर क्या है, अभी कारक की ऊर्जा। एच आर क्या है यहाँ पर, अभिकारक की ऊर्जा। तो जो हमने पढ़ा उसके बाद में नोट बना के आप लिखेंगे, ये सूत्र लिखेंगे। सूत्र में क्या क्या है हमने ये लिख दिया है। डेल्टा एच क्या है, अभिक्रिया की उष्मा है, अभिक्रिया जो हुई उसकी उष्मा है। उसके बाद में एच एफ क्या है, अंतिम उत्पाद की ऊर्जा है। एच स्मॉल आर ये क्या है, अभिकारक की उष्मा है। जो एच एफ आधार में लिखना है, एच आर भी आधार में लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे बढ़े हम, इसी के आगे लिखेंगे, नोट में ही चलेंगे हम आगे। यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो, यदि डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। दूसरा, यदि डेल्टा एच का मान धनात्मक हो, धनात्मक हो तो अभिक्रिया उष्मा शोषी होगी, उष्मा शोषी होगी। दो बात याद रखना है, डेल्टा एच का मान निकाल के देखेंगे। डेल्टा एच का मान अगर ऋणात्मक आया तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्माक्षेपी, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी। यदि डेल्टा एच का मान धनात्मक आता है, उत्तर जो आता है वो धनात्मक आता है, तो अभिक्रिया कैसी होगी, उष्मा शोषी, मतलब उष्मा जो है उसमें उष्मा अंदर, अभिक्रिया जो है उसमें उष्मा अंदर प्रवेश कर रही होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे देखें हम। आगे हम बात करेंगे
आगे बात करेंगे हम अर्हीनियस का समीकरण। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये थोड़ा सा दिख तो साफ रहा लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं देख रहा था तो थोड़ा सा दिखता है, ऐसा लगता है, पर थोड़ा एक्सेप्ट कर लेना। हम बात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है, सिर्फ मेरे को बोलना ही है, ज़्यादा बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं देखना आपको। तो अर्हीनियस ने एक समीकरण दिया था। वो समीकरण क्या था? के बराबर ए, इसको मैं यही लिख देता हूं, के बराबर ए की घातांक माइनस ई ए बटे आर टी। ये जो लिखा है ये बटे में मैंने ऐसा लगाया है, ये बटे। ये अर्हीनियस ने एक समीकरण दिया था। इससे पहले मैं कुछ बोलूंगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में इसको लिखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। जहां के बराबर एक स्थिरांक है, इसको हम दर स्थिरांक कहते हैं या वेग स्थिरांक कहते हैं। ए बराबर, इसको बोलते हैं आवृत्ति कारक। आवृत्ति कारक। फिर क्या अपने पास ई ए तो सबको पता है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। ई ए बराबर सक्रियण ऊर्जा। और क्या बचा अपने पास? आर क्या है? गैस स्थिरांक कहते हैं इसको, आर को गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक जो इसका मान होता है 8.314, इसका मान 314 जूल प्रति किलो प्रति मोल। इसका आर का मान कितना होगा? कभी पूछ लिया जाए तो आर का मान कितना होता है? गैस स्थिरांक आर का मान कितना होता है? 8.314 जूल प्रति किलो। प्रति किलो को क्या लिखा हमने? प्रति किलोग्राम क्या लिखा हमने? के की घातांक -1 लिखा है। और ये MOL मोल की घातांक -1 लिखा है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? 8.314 जूल प्रति किलोग्राम प्रति मोल, ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका ये मान होता है, इसको याद रख लेंगे। और टी बराबर होता है परम ताप। टी को क्या बोलते हैं? परम ताप। तो ये चीजें याद रखनी है। इससे पहले क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो क्या बनाएंगे हम? अर्हीनियस समीकरण लिखिए तथा इसका सिद्धांत व उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन बनेगा, अर्हीनियस समीकरण क्या है, इसका सिद्धांत और उपयोग लिखिए। यह प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद में अथवा में इसी को लिख सकते हैं, अर्हीनियस समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। आपको जो क्वेश्चन बनाना बना लें, या फिर दोनों बनाना तो दोनों बना लें। उसके बाद उत्तर में लिखेंगे, सन 1890 में अर्हीनियस ने एक समीकरण दिया जो इस प्रकार है। सन 1890 में अर्हीनियस ने एक समीकरण दिया जो इस प्रकार है। सन 1890 में अर्हीनियस ने एक समीकरण दिया जो इस प्रकार है। उसके बाद में ये समीकरण लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे ये सब, जहाँ के बराबर दर स्थिरांक, ए बराबर आवृत्ति कारक, ए बराबर आवृत्ति कारक, ई ए बराबर सक्रियण ऊर्जा, कैपिटल आर बराबर गैस स्थिरांक और टी बराबर परम ताप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
और उसके बाद में देख के जगह छोड़ लें कि कितने में ये आ सकता है। आगे बढ़े हम। ये हो गया इसका समीकरण, इसमें आगे लिखेंगे अरहिनियस के उपरोक्त समीकरण के आधार पर, सॉरी अरहिनियस ने लिखना, के नहीं, अरहिनियस ने उपरोक्त समीकरण के आधार पर एक सिद्धांत का प्रकाशन किया जो इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा सुन लेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, मैं जब बोलूंगा तब। अरहिनियस ने पहली बात बोली कि अभिक्रिया की जो दर होती है या उसका जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा जब हम लिखेंगे, तो कैसा बन सकता है, कैसे लिख सकते हैं हम, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पहले मैं सभी पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद में बारी बारी से समझा दूंगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभिकारकों के सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अभिकारकों के सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लिख ले पॉइंट। हमने बात करी थी कि अभिक्रिया के जो सभी अणु होते हैं वो सभी के सभी भाग नहीं लेते अभिक्रिया में। कैसे? हमने बात करी थी कि किसी तालाब पे काम चल रहा हो और तो वहाँ पर सबके सब काम नहीं करते, कुछ लोग अपने पद के कारण या अपने एटीट्यूड के कारण वो काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से कुछ लोग काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भी कुछ अणु काम करते हैं और कुछ अणु काम नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट बना था? अभिकारकों के सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, हाँ, जैसे अभी जो बात करी हमने, तो जो भाग लेंगे उनको सक्रिय बोलेंगे, जो भाग नहीं लेंगे उनको निष्क्रिय। जो काम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। और जो काम करता उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अभिकारकों के वे अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे सक्रिय अणु कहलाते हैं। ये तीसरा पॉइंट रहेगा। अभिकारकों के वे अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं सक्रिय अणु, वे सक्रिय अणु कहलाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया के वे अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं वे निष्क्रिय अणु कहलाते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, अभिकारकों के सक्रिय एवं निष्क्रिय अणु के बीच एक साम्य विस्थापित होता है। अभिकारकों के सक्रिय एवं निष्क्रिय अणु के बीच एक साम्य स्थापित होता है, मतलब एक लेवल बनता है, एक साम्य अवस्था बन जाती है सक्रिय और निष्क्रिय। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि हमने 10 लोगों को लिया था तो उसमें से 5 लोग तो ऐसे ही काम नहीं कर रहे थे, 5 काम कर रहे और 5 काम नहीं कर रहे, मतलब लगभग बराबर हो गए। सक्रिय अणु और निष्क्रिय अणु, सक्रिय अणु और निष्क्रिय अणु। पांचवा पॉइंट लिखा, उसके बाद ये लिख लेंगे। तो ये इसका अरहिनियस के समीकरण का सिद्धांत हो गया। ये इसके सिद्धांत के 5 पॉइंट थे। कौन कौन से? कि रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर। रासायनिक अभिक्रिया में सभी के सभी अणु भाग नहीं लेते हैं। जो अणु भाग लेते हैं उनको सक्रिय अणु कहते हैं, जो अणु भाग नहीं लेते उनको निष्क्रिय अणु कहते हैं। और सक्रिय अणु और निष्क्रिय अणु के बीच में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ये पॉइंट था। उसके बाद में पॉइंट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, उपयोग। किसके उपयोग? अरहिनियस के समीकरण के उपयोग। तो उपयोग में पहला पॉइंट लिखेंगे,
अर्हेनियस नियम की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। पहला पॉइंट लिखेंगे, अर्हेनियस नियम की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अर्हेनियस का ये जो समीकरण है, इसमें इसका मान भी निकाल सकते हैं, इसका मान भी निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसका सबका मान निकाल सकते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो जो मान है उनके सबके मान निकाल सकते हैं। तो यही इसका उपयोग है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, अर्हेनियस नियम की सहायता से सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ये सक्रियण ऊर्जा, इसका मान निकाल सकते हैं। इसका इनके मान पहले से हमको पता है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, ताप के परिवर्तन से दर स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। दर स्थिरांक कौन सा, ये तो ताप में परिवर्तन होगा तो इसमें मान रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ताप के परिवर्तन से दर स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अर्हेनियस नियम की सहायता से दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध ज्ञात किया जा सकता है। इस समीकरण से क्या करते हैं, दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है उसको दर्शा सकते हैं या उसको बता सकते हैं। तो ये थे वो पॉइंट, 3 पॉइंट, इसके उपयोग के 3 पॉइंट हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है इसका संपूर्ण भाग समाप्त हो जाता है। और हमारे जो आंकिक क्वेश्चन है, अब हम उसको देखते हैं, आंकिक क्वेश्चनों को देखते हैं कि आंकिक क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अर्हेनियस का समीकरण वाला क्वेश्चन आपके पास इतना ही आएगा और इतना ही लिखना है, इसी प्रकार से आ सकता है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम आंकिक क्वेश्चन की बात करें तो चलो आगे देखें कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। किसी पदार्थ का विघटन मतलब टूटना प्रथम कोटि अभिक्रिया का पालन करता है यदि अभिक्रिया का अर्धायकाल 35 मिनट है तो दर स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर प्रथम कोटि भी आया है और अर्धायकाल भी आया है। तो ऐसे में हमारे को याद क्या होना चाहिए, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात होना चाहिए। दर स्थिरांक का व्यंजक होता है, दर स्थिरांक निकालना है, k बराबर 0.693 अपॉन T1/2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक ये होता है अपने पास। अब इसमें हमको इसका मान निकालना है और इसका मान दे रखा है। अब सीधा सा इसका मान रखेंगे और उत्तर निकालेंगे। अर्धायकाल क्या लिखा, किसी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है यदि अभिक्रिया का अर्धायकाल 35 मिनट है। कितना मिनट है, 35 मिनट। तो दर स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर समय मिनट में दे रखा तो उत्तर भी मिनट में आएगा, अगर समय सेकंड में दे रखा तो उत्तर भी सेकंड में आएगा। अभी हमारे को ये प्रश्न में उत्तर मिलता है, प्रश्न में हमको समय मिलता है, कितना समय दे रखा है 0.693 बटे इसका मान कितना दे रखा है 35 दे रखा है। हल करते सबको आता होगा। अब मैं इसको इधर करता हूँ, उधर लिखेगा नहीं। के बराबर 0.693, जब दशमलव हटेगा बटे में कितना अपने पास 35 है तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 जीरो बढ़ेंगे। अब इसमें भाग देंगे तो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, इसलिए भाग जाएगा नहीं। जब हम इसका भाग देते अगर नहीं आता है तो इस तरह से भाग दे देना। रफ में 35,000 किस में भाग दे रहे हैं हम, 693 में। अभी तो हमें इसको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ जैसे हम करते आ रहे हैं, उसके बाद में ट्रिक से भी इसको मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। बाद वाले वीडियो में ट्रिक सीखते रहना। तो क्या होगा, ये बड़ी संख्या है, यहाँ जीरो बढ़ेगा तो यहाँ पे लगेगा दशमलव,
दशमलव लगते यहाँ 0 बढ़ जाता। फिर भी ये कितना है, ये 6000 है और ये कितना है 35,000, फिर भी छोटा है। तो फिर से यहाँ पे 0 लगाता अगली बार और यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। उसके बाद 35 दूना 70 होता है, मतलब ये 69,000 है, 70,000 नहीं है, मतलब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 35,000। उसके बाद इसको घटाएंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा उत्तर 0.0198 कितना आ रहा अपने पास 0.0198 मिनट इनवर्स। ये अपने पास उत्तर आएगा। इनवर्स से क्या आएगा, क्योंकि समय क्या है बटे में, मिनट इनवर्स, ये आ जाएगा अपने पास उत्तर। इसको इस तरह से हल कर लेना, रफ में हल करके इसको देख लेना। तो ये एक सवाल मैं करके दिखा रहा था। हम अगले वीडियो में अधिक सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़ लें। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।